सोचिए, डिजिटल दुनिया में फैलाया गया एक छोटा सा झूठ असल दुनिया में किसी की मौत का कारण बन सकता है। आज हम भारत की इसी कड़वी हकीकत के बारे में बात करेंगे, जहां एक फॉरवर्ड किया गया मैसेज किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। आइए इस बात को मुर्शीद आलम की दर्दनाक कहानी से समझते हैं। उनके ये आखिरी शब्द ये आपको सीधे उस वहशीपन तक ले जाते हैं जिसका उन्होंने सामना किया, और वो भी क्यों? सिर्फ एक शक की बुनियाद पर। अफवाहों की असली कीमत इंसानी जान होती है। और देखिए, मुर्शिद की कहानी कोई अकेली या अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में फैले एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है, जहां फर्जी वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट बार बार हमारे समाज के ताने बाने को तार-तार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक मामूली सी अफवाह एक जानलेवा हमले की शक्ल ले लेती है। चलिए इसे समझने के लिए एक मामले को और ज्यादा करीब से देखते हैं। तो हुआ ये कि मुर्शीद आलम, जो एक आम राजमिस्त्री थे, उन पर किसी ने शक जाहिर कर दिया कि वो बांग्लादेशी हैं। बस फिर क्या था, एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा हमला सिर्फ एक शक और इस झूठे दावे पर आधारित था कि उनके फोन में एक पाकिस्तानी नंबर मिला है। सिर्फ एक झूठा दावा। बाद में जब पुलिस की आधिकारिक जांच हुई तो उसने भीड़ के हर दावे की पोल खोल दी। सच ये था कि मुर्शिद एक भारतीय नागरिक थे और उनके फोन पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो आपत्तिजनक हो। मतलब ये हिंसा पूरी तरह से बेबुनियाद थी। तो चलिए अब मुर्शीद की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लिंचिंग नाम की इस पूरी घटना को और इसके पीछे की असली वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। आसान भाषा में कहें तो मॉब लिंचिंग का सीधा मतलब है जब भीड़ कानून को अपने हाथ में ले लेती है, जब भीड़ खुद ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाती है। ये तुरंत न्याय करने का दावा करती है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक क्रूर हत्या होती है। देखिए, रिसर्च बताती है कि ये सब एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल का नतीजा है। समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठे भेदभाव, पुलिस पर भरोसे की कमी और एक बेहद धीमी न्याय व्यवस्था। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसा माहौल बनता है जहां भीड़ को लगता है कि उसे खुद ही इंसाफ करने का हक मिल गया है। और ये समस्या किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। झारखंड से लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक ये मामले साफ दिखाते हैं कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। और एक बात पर गौर कीजिए, इन कई मामलों में अफवाह बच्चा चोरी की थी। एक ऐसी अफवाह जो लोगों की भावनाओं को बहुत बहुत आसानी से भड़का देती है। तो अब बात करते हैं उस चिंगारी की जो आज के दौर में इस आग को सबसे तेजी से भड़काती है, और वो है सोशल मीडिया पर फैलती गलत जानकारी। समस्या की जड़ यही है। सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे कोई भी किसी भी गलत इरादे से एक झूठी कहानी या वीडियो बनाकर मिनटों में हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का एक बहुत आसान तरीका बन गया है। मुजफ्फरनगर दंगे इसका एक शायद सबसे भयानक उदाहरण है। पाकिस्तान का एक पुराना वीडियो जिसे स्थानीय घटना बताकर फैलाया गया और उसने इतने बड़े दंगे को जन्म दे दिया। सोचिए, गलत संदर्भ में पेश किया गया सिर्फ एक वीडियो कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। और ये सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। यहाँ देखिए, एक फेसबुक पोस्ट ने पश्चिम बंगाल में दंगे भड़का दिए। इससे ये साफ हो जाता है कि असली समस्या किसी एक ऐप में नहीं, बल्कि इन प्लेटफॉर्म्स के काम करने के तरीके में ही है। आगरा, सतपुली, ये उदाहरण इस बात को और पुख्ता करते हैं कि कैसे ऑनलाइन नफरत बहुत तेजी से जमीनी तनाव और संघर्ष में बदल जाती है। एक पोस्ट शेयर होती है और कुछ ही घंटों में सड़कों पर तनाव फैल जाता है। तो मुख्य अंतर क्या है? इसे ऐसे समझिए, पारंपरिक मीडिया जैसे अखबार या टीवी चैनल में खबर को आप तक पहुंचाने से पहले उसे जांचने परखने के लिए पूरी टीम होती है, एक प्रक्रिया होती है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा कोई फिल्टर, कोई गेटकीपर नहीं है। कोई भी कुछ भी बिना किसी जांच के फैला सकता है। यही असल संरचनात्मक समस्या है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े संकट से निपटने के लिए हमारे कानून और हमारी संस्थाओं ने आखिर क्या कदम उठाए हैं? हाँ, सरकार के टॉप लेवल पर भी ये माना गया कि मामला गंभीर है। 2018 में गृह मंत्रालय ने इन घटनाओं को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सभी राज्यों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर कुछ बहुत ही ठोस और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए, जैसे हर जिले में एक नोडल अफसर की नियुक्ति हो, फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बने, संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां गश्त बढ़ाई जाए
और सबसे जरूरी, लिंचिंग के खतरों के बारे में जनता को जागरूक किया जाए। और मान लीजिए अगर कोई घटना हो भी जाए तो उसके बाद क्या? उसके लिए भी कड़े नियम बनाए गए। जैसे पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी, जांच की निगरानी एक बड़े अफसर को खुद करनी होगी, पीड़ितों को मुआवजा देना होगा, और अगर कोई पुलिस अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इन सारे उपायों और निर्देशों के बावजूद कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां और कमियां अभी भी बाकी हैं, जो इस समस्या को पूरी तरह से सुलझने नहीं दे रही। ये आपको हैरान कर देगा। समस्या इतनी बड़ी है, लेकिन 2017 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने लिंचिंग की घटनाओं पर आधिकारिक तौर पर 0 आंकड़े एकत्र किए। 0 मतलब सरकारी रिकॉर्ड में इस समस्या को मापा ही नहीं जा रहा था। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उस समस्या को कभी हल नहीं कर सकते जिसे आप आधिकारिक तौर पर मापते ही नहीं हैं। अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं होंगे तो ये समझना नामुमकिन है कि समस्या आखिर कितनी बड़ी है और उससे निपटने के लिए सही नीतियाँ कैसे बनाई जाएं। तो आज की बात हम इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब अफवाहें इतनी आसानी से फैलकर इतनी भयानक हिंसा भड़का सकती हैं, तो कोई भी समाज खुद को अपने ही विनाशकारी आवेगों से कैसे बचाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।